Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. Hope that you all are doing great by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So today's topic is Montagu-Chelmsford reforms. First of all, see the possibility that how this topic can be asked in exam. सबसे पहले हम 4 marks का question यहाँ पर consider करते हैं कि what was the Government Act of India 1919. तो ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के तौर पे भी पूछा जा सकता है, या फिर बहुत सिंपल 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 7 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द इंडियंस। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है 7 मार्क्स के लिए कि व्हाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म was criticized, opposed or rejected by the Indians. नाउ लेट्स सी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं क्या। सबसे पहले यहां पर हमें अगेन 2 लोग नजर आते हैं जिनके नेम पे ये रिफॉर्म है, मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड। तो जॉन मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, वाइल लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और इन दोनों की कंबाइन एफर्ट से ये रिफॉर्म बनाए गए थे जो कि इंडिया के अंदर 1909 में इंट्रोड्यूस किए गए। नाउ लेट्स सी व्हाट वर द फीचर्स ऑफ Montfort reform. First of all, the central legislature was to consist of 2 houses, upper house and lower house. तो dear students, हम एक बाइकैमरल पार्लियामेंट की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं इन द सेक्शन नंबर 2। बाइकैमरल पार्लियामेंट कहते किसको हैं? बाइकैमरल पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट को कहा जाता है कि जो 2 हाउसेस पे कंसिस्ट हो, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसके अंदर 60 मेंबर्स हुआ करते थे, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, जिसके अंदर 144 मेंबर्स थे। अगर आज हम देखें तो पाकिस्तान के पास भी बाई कैमरल पार्लियामेंट है, जिसका अपर हाउस आज के टाइम पे सेनेट कहलाता है और लोअर हाउस हमारा नेशनल असेंबली कहलाती है। इसके बाद काउंसिल ऑफ द स्टेट वाज कंसिस्ट ऑफ 60 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू 1919 एक्ट, और लेजिस्लेटिव के अंदर 144 मेंबर्स थे। पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कुछ अपने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होंगे और उसके ऊपर पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, while provincial governments have their own different subjects. हर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अपने अपने अलग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड पुलिस। और इन सब्जेक्ट्स पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये अलाउ होगा, वो एम्पावर होंगी कि वो अपने मर्जी की पॉलिसी बना सकती हैं। जैसे अगर हम आज के टाइम की एग्जांपल देखें, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज इन इस्लामाबाद, तो उसके पास भी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जिसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाएगी। और किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं होगा कि वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या फाइनेंस के ऊपर अपनी कोई पॉलिसी बनाए। जबकि जो एजुकेशन है उसके ऊपर हर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो एम्पावर है कि वो जो मर्जी चाहे एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बनाए। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ द कोविड, कि भाई पंजाब के अंदर कोविड जल्दी खत्म हो गया था तो वहां के स्कूल्स जल्दी ओपन हो गए, लेकिन सिंध के अंदर कोविड बाकी था, तो इस वजह से सिंध की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल्स को काफी लेट खोला गया। तो मतलब हर प्रोविंसेस एम्पावर है वो अपनी पॉलिसी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाए। So this is how the powers are divided between the central government and provincial government. इसी को हम पावर डिवीजन कहते हैं, इसी को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक फीचर नजर आता है कि जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई। द सिस्टम ऑफ डायरकी और अ काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वर इंट्रोड्यूस्ड। अब ये जो सिस्टम ऑफ डायरकी है, जिसको हम डबल गवर्नमेंट कह रहे हैं, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई और इंडियंस ने इसको बहुत अपोज किया। चलो चल के देखते हैं कि भाई ये डायरकी है क्या। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक के अंदर, तो आज हम इसको बहुत इजीएस्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
हम यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक स्कूल की, और आपको ऊपर प्रिंसिपल का ऑफिस नजर आ रहा है और नीचे आपको क्लासरूम्स नजर आ रही है। प्रिंसिपल के पास कुछ रिजर्व्ड पावर्स हैं, ऐसी पावर्स कि जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही पॉलिसी बनाएंगी। जैसे कि भाई सुबह मॉर्निंग की बेल टाइमिंग्स क्या होंगी, स्कूल सुबह 8 बजे लगेगा या 9 बजे लगेगा, ये प्रिंसिपल ने अपना एक लॉ सेट कर दिया। ब्रेक कितने बजे होगी और स्कूल की ऑफ टाइमिंग्स क्या होंगी। अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कोई क्लास टीचर अपनी पॉलिसी नहीं बना सकती, जबकि क्लास टीचर्स के पास क्लासेस के अंदर अथॉरिटी है। जैसे मॉर्निंग टाइम, ब्रेक टाइम, ऑफ टाइम, ये सिर्फ प्रिंसिपल की पॉलिसी है, वही इसी पे ऊपर पॉलिसी बना सकती हैं। तो हर एक एक क्लास टीचर को ये पावर दी जाती है कि क्लास के अंदर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, सॉफ्ट बोर्ड थीम हो गई, क्लास का मॉनिटर सेलेक्ट करना हो गया, ये सारी अथॉरिटी क्लास टीचर के पास होती है। सो अब दोनों की पावर्स डिवाइडेड है। प्रिंसिपल इज हैविंग his or her own power and class teacher is having her own power। ठीक है, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब प्रिंसिपल ये कहती हैं कि भाई अब मेरे पास अपने कुछ पावर रिजर्व्ड है, लेकिन अब मुझे क्लास के अंदर भी कुछ पावर्स चाहिए। सो इस स्क्रीन को देखते रहिएगा। जो येलो से मैंने चीजें लिखी हुई वो प्रिंसिपल की अथॉरिटीज हैं, उनकी पावर है, और जो रेड से मैंने लिखी हुई वो टीचर की अथॉरिटी एंड पावर है। अब प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मेरी जो पावर्स है उसके साथ अब मैं क्लास के अंदर भी कुछ चीजों को मैनेज करूंगी और कुछ पावर्स मैं अपने कंट्रोल में लूंगी। दैट इज कि भाई क्लासरूम का सॉफ्ट बोर्ड की थीम क्या होगी और क्लास का कौन मॉनिटर बनेगा, ये भी मैं ही डिसाइड करूंगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टीचर्स को बुरा लग सकता है कि भाई ये तो प्रिंसिपल हमारे मैटर के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं। प्रिंसिपल की जबकि अपनी पावर थी, देन व्हाई शी इज इंटरफेयरिंग इन आर क्लास मैटर। तो अब ये वाली एग्जाम्पल से आपने देखा कि ये बात किस तरह से टीचर्स को पसंद नहीं आई। नाउ टेक दिस एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू इंडिया। अब हम यही एग्जाम्पल को इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफिस को हम बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होती है, और क्लासरूम्स को हम बना देंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो कि इंडियंस के कंट्रोल में होती है। जिस तरह प्रिंसिपल की अपनी रिजर्व्ड पावर थी, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस। और जिस तरह क्लासरूम की अपनी पावर्स थी, क्लास टीचर की अपनी पावर्स थी, इसी तरीके से इंडिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ अपने सब्जेक्ट्स थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड पुलिस। अब बेटा ये पावर्स डिवाइडेड है, लेकिन जिस तरह प्रिंसिपल ने अपनी पावर्स के साथ साथ क्लासरूम की पावर में इंटरफेयर किया, वैसे ही अब ब्रिटिशर्स भी अपने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को हाथ में रख के इंडिया के प्रोविंशियल मैटर्स को भी अपने कंट्रोल में लेंगे, लाइक दिस। और कौन सा मैटर अपने कंट्रोल में लिया, कौन सा सब्जेक्ट अपने कंट्रोल में लिया, मीडिया एंड पुलिस का। बच्चों जिस तरीके से टीचर्स को यह बात पसंद नहीं आई थी कि प्रिंसिपल इज इंटरफेयरिंग इन द क्लासरूम मैटर, सेम लाइक द इंडियंस, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिड नॉट लाइक दैट ब्रिटिशर्स आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोविंशियल मैटर्स। इस वजह से भाई डायरकी को काफी ऑपोजिशन मिली। हम यहाँ पर और भी तरीके से देख सकते हैं कि भाई डायरकी को इतनी ऑपोजिशन क्यों मिली, व्हाई डायरकी वाज अपोज्ड बाय द इंडियंस। सबसे पहली बात तो हमें ये नजर आती है कि इंडियन मिनिस्टर्स ओनली कंट्रोल लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब अकॉर्डिंग टू डायरकी, इंडियंस को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बहुत ही लेस पावर्स दी गई, जैसे कि उनको बहुत वीक सब्जेक्ट्स दिए गए एजुकेशन और हेल्थ वगैरह के। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट्स थे, जैसे पुलिस एंड मीडिया, ये ब्रिटिश ने होल्ड कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू इट इंडियंस को जो सेल्फ रूल मिलना था वो नहीं मिला। अब कुछ पावर्स ब्रिटिशर्स के पास हैं और कुछ इंडियंस के पास हैं, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेल्फ रूल। और फिर ये बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि जो ब्रिटिश के गवर्नर्स थे वो एम्पावर्ड थे कि वो कभी भी प्रोविंसेस के ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी हुई थी। सो दिस इज व्हाई द डायरकी वाज अपोज्ड बाय द
इंडियंस। नाउ लेट्स सी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यहां पर क्या मैटर था। अकॉर्डिंग टू 1919 एक्ट, द गवर्नर जनरल was empowered to nominate many members as he want। अब यहां पर गवर्नर जनरल के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो एक ही मेंबर को इंडियन ऐड कर सकता है, बल्कि अब उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो जितने मेंबर्स चाहे वो ऐड कर सकता है। नाउ इट्स टोटली अप टू द गवर्नर जनरल, और इसको किसी से भी परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नाउ एक और फीचर्स हमें यहां पर नजर आता है, और वो ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है? चलो एक दफा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता है लॉ मेकिंग। अब चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव का जहां वर्ड आएगा आपने समझ जाना है कि ये वो काउंसिल है जो लॉ मेकिंग करती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो काउंसिल होती है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, जिसके पास अथॉरिटेटिव पावर्स होती हैं। तो भाई यहां पर इस एक्ट के अंदर ये बात क्लियरली कह दी गई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसका काम लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, वो लॉ मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकती। नाउ सी द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1919। इसके आउटकम क्या थे? इसके तीन आउटकम निकल के आए, और इंडियंस ने, इंडियंस मींस ऑल द इंडियंस, उन्होंने इसको ओपोज किया। सबसे पहली बात थी कि इंडियंस को कोई भी रियल पावर्स तो दी नहीं गई, और वाइसरॉय बहुत ज्यादा पावरफुल था। किस सेंस में? वो इस सेंस में कि भाई इंडियंस अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी सजेशन देते हैं, अगर वो वाइसरॉय को पसंद नहीं आया तो वाइसरॉय उसको वीटो कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो बेटा ये तो वही एग्जाम्पल हो गई कि अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनसे कहूं कि भाई आप लोग कोई मुझे सजेशन दो कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए पिकनिक पे। 50 स्टूडेंट्स इतना टाइम लगा के मुझे कोई सजेशन दें, और मैं उनको ये कहूं कि भाई ये तो मेरी मर्जी कि मैं आपकी बात मानूं या नहीं मानूं, और मुझे ये बात पसंद नहीं आई तो मैं आपकी बात को कैंसिल कर रहा हूं। तो इससे उन 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कोई भी वर्थ नहीं है। उन्होंने मुझे जो सजेशन दी, मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने कैंसिल कर दी। यही कुछ सिचुएशन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के अंदर है कि इंडियंस कोई भी सजेशन देंगे, इट इज टोटली अप टू द वाइस रॉय। उसको पसंद नहीं आई तो वो कैंसिल कर देगा। इसके बाद सिस्टम ऑफ डायरकी, जिसको अभी हमने बहुत डिटेल में देखा, और आपने ये भी देखा कि डायरकी किस तरह प्रॉब्लमेटिक थी और इंडियंस ने डायरकी को ओपोज क्यों किया। तो इस पॉइंट को हम दोबारा डिस्कस नहीं करते। तीसरी बात है कि प्रिंसली स्टेट अ टॉकिंग शॉप। अब प्रिंसली स्टेट्स ने भी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए प्लान किया, लेकिन यहां पर प्रिंसली स्टेट को भी कोई एज सच रियल पावर्स अलॉट नहीं हुई, और यहाँ प्रिंसली स्टेट का भी काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो ब्रिटिशर्स को सजेशन दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से प्रिंसली स्टेट वाज आल्सो अ टॉकिंग शॉप। तो combinedly all these things, Government Act 1919 was opposed by the Indians. I hope that बच्चों this video will be very beneficial for you to understand these acts.